गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ हिस्ट्री का यह चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यह चैप्टर बताने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ा है और थर्ड चैप्टर में क्यों प्रमोट हो गए। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर आने के लिए पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या है, जैसे कि किसी इंडिया के बारे में हम लोगों को कोई भी चीज़ यदि नॉलेज मिलती है ना तो उसको हम लोग सही से कैच कर पाएंगे और सही से उसको समझ पाएंगे। यानी इंडिया में क्या क्या चीज़ हो रही है, इंडिया में क्या क्या चीज़ हो गई है। जित कई तरह के मूवमेंट हुआ है भाई, तो बहुत सारे मूवमेंट हो गई है। तो यदि इंडिया के बारे में हम लोगों को समझना हो तो उसे हम लोग ईजी रूप से समझ सकते हैं। बट वही अदर कंट्री के बारे में हम लोगों को समझना हो, वर्ल्ड के बारे में हम लोगों को समझना हो तो हम लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर बिल्डअप होए, हम लोगों का कॉन्सेप्ट यहीं से मूव करे और हम लोगों को ये पता चले कि इस तरह का मूवमेंट होता है और ये ऐसा सिचुएशंस की वजह से ऐसा मूवमेंट होता है। और जब ऐसा मूवमेंट होता है तो इस तरह का उसमें आउटकम निकलती है। तो हम लोग इंडिया के सिचुएशन से हम लोग बेस्ट तरह से उसको समझ सकते हैं। तब इंडिया के बारे में हम लोगों को नॉलेज हो जाएगी तो हम लोगों को वर्ल्ड के बारे में समझना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। और जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर जो है ना वह वर्ल्ड से ही रिलेटेड हिस्ट्री है, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप में पूरा यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा इंडो चाइना में चाइना के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जब हमें इंडिया के ही बारे में नॉलेज नहीं रहेगी तो हम अदर कंट्री चाहे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेकर के क्या कर पाएंगे, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हो पाएगी। इसलिए जहाँ तक मेरी समझ है कि आप पहले इंडिया के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद वर्ल्ड के बारे में थोड़ा समझना इजी पड़ जाएगी। यही वजह है कि हम लोग थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया को। अब बात रहे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, कुछ समराइज पॉइंट मिल जाए तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से 19 लेकर के जब तक हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हो जाती, इंडिपेंडेंस नहीं हो जाता है, तब तक के सारे मूवमेंट को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। डैट मीन्स जो भी गांधी जी थे ना, गांधी जी के पूरे पीरियड को हम लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट करना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है। और जितने भी तरह के मूवमेंट हुए, हम लोगों को पता है कि हमारा देश आज़ाद नहीं थे, दूसरे के कब्जे में बंधी हुई थी और दूसरे के गुलाम में थे। इंडिपेंडेंट तो नहीं थे ना, अंग्रेज लोगों ने हमारे कंट्री पर रूल्स कर रहे थे। लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराया। ऐसा थे ना, इंडिपेंडेंट कराने के पीछे बहुत सारे लीडर्स ने अपनी जान को भी आहुति दे दी है, अपनी गोद सुनी कर दी है, अपने मांग को धो दिए हैं, तब जाकर के हमारा कंट्री जो आज हम लोग इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, हमारा इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाती है, तो उसी की देन है। तो इंडिपेंडेंट ऐसे ही नहीं हो गई, इसके पीछे बहुत सारे मूवमेंट लड़ा गया, तब जाकर के हमारी कंट्री आज़ाद हुई और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नागरिक कहलाते हैं। वैसे हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री के नागरिक नहीं कहलाते थे। हाँ, जहाँ तक कि आप लोग पढ़े होंगे या सुने भी होंगे कि अंग्रेजों जो ब्रिटिश के लोग थे हमारे कंट्री को सलेम बना करके रखे थे, गुलाम बना करके रखे थे। और हाँ, गुलाम ही नहीं बल्कि हमारे कंट्री के लोगों का वह ब्लड चूस रहे थे। अब समझिए, जिस बर्तन में वह खाता था उसी बर्तन को वह छेद करता था, उसी बर्तन को वह टुकड़ों करता था। डैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि हमारे इंडिया में वह रहता था, राज कर रहा था, लेकिन हमारे इंडिया के निवासियों को वह प्रताड़ित करता था। इतना बुरी तरह से यहाँ के लोगों को शोषण किया कि आज तक की पूरी हिस्ट्री में इसका नॉमिनेट हो चुका है। और आज जब तक ये धरती रहेगी तब तक हमको लगता है कि कोई भूलेंगे नहीं जिस तरह हमारी इंडिया के लोगों को शोषण किया गया है।
तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि हमारे इंडिया में किस तरह नेशनलिज्म बढ़ी, यानी किस तरह राष्ट्रवाद बढ़ा, कैसे अलग अलग स्टेट बने और हमारी इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुई, कौन कौन से लीडर्स प्रमुख रूप से सामने आए और कौन कौन सी पार्टियां आई जो इस कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में हम लोगों को बहुत हेल्प किया। और आज हम लोग इंडिपेंडेंट नागरिक या इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स जो भी हैं कहलाते हैं, उसी की देन है ना। तो इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर को रिलेट करके थोड़ा सा हम इंट्रो बता देते हैं और फर्स्ट चैप्टर को रिलेट करके हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो इतना समझिए कि हम जब नेशनलिज्म इन यूरोप थी ना, यानी यूरोप में जो है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्री आते हैं, बहुत सारे कंट्री आते हैं और उस कंट्री में बहुत सारे ऐसे बैटल्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वार्स हुए हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है ना कि कैसा था हमारी ये दुनिया पहले, किस तरह की सिचुएशन से लोग झेल रहे थे। क्योंकि पहले ऐसा सिचुएशन था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत थी उसी का पूरा राज्य था। जो कंट्री ज़्यादा ताकतवर होती थी, जो ज़्यादा पावरफुल होता था, वह कंट्री जो कम पावरफुल होते थे उस पर अटैक करते थे और उसको अपने गिरफ्त में कर लेते थे। ऐसा ही नेशनलिज्म इन यूरोप में हुआ, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट था, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि जो पावरफुल कंट्री था ना, वह इम्पावरफुल कंट्री को अटैक करते थे और उसे अपने गिरफ्त में ले लेते थे और उसे कब्जे में ले लेता था और उसे अपने कंट्री में मिला लेते थे। ऐसा होता था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि इस तरह की सिचुएशंस होने लगी और बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे वार्स जब लड़े गए थे ना, तो उस कंडीशन में हम बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी तो पैदा होंगे भाई। यानी भगवान जब हैं तो कुछ तो कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो किसी ऐसा शख्स को भेजा जाए जो इस अत्याचार को या जो इस क्रूर को ठीक कर सके। तो यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए, बहुत सारे ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने कंट्री को, अपने कंट्री को एक अलग पहचान दिया और जो सलाम था, दूसरे के गिरफ्त में थे ना, उसे आज़ाद करा करके एक उसे नाम दिया, अपना पहचान दिया। उनमें से बहुत सारे कंट्री जो हैं अपने धीरे धीरे यूनिटी बनाने लगी और कई सारे कंट्री का नाम जो सामने आने लगा, यानी लोग एजुकेटेड हो चुके थे, अब नहीं चाह रहे थे कि हम अब जो है सो दूसरे के स्लैम में रहेंगे, दूसरे के गुलाम में रहेंगे। अब लोग स्वयं को स्वतंत्र होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा ना, राइट्स समझना पड़ेगा ना कि हम लोगों को क्या राइट्स है, हमारा कंट्री था, हम लोगों के पास कुछ राइट्स होगा ना। तो उन लोगों को यही पता चला और लोग एजुकेटेड जो ही होने लगी, लोगों ने मांग करने लगी कि मुझे एक अलग देश दे दीजिए, अलग कंट्री दे दीजिए, मेरी कंट्री को अलग कर दीजिए। और उसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री जो है यूनिटी के रूप में सामने आई। जैसे कि आप लोग जर्मनी नाम सुन रहे होंगे। जर्मनी क्या है, एक कंट्री है, लेकिन जर्मनी पहले दूसरे के गिरफ्त में थे, लेकिन वह क्या किया, एक यूनिटी का मांग किया और वहां पर वहां के जो लीडर्स थे, हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, इतना संक्षिप्त में समझिए कि वहाँ के जो लीडर्स थे ना और वहाँ के जो रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने बैटल से या अपने युद्ध से या अपनी लड़ाई लड़ करके अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाया और एक नाम दिया जर्मनी। और आज जर्मनी एक कंट्री के रूप में हम लोग देखते हैं। दूसरा है इटली, आप नाम सुने होंगे। इटली भी ऐसा ही हुआ, इटली भी पहले दूसरे की गिरफ्त में थे, बट इटली के लोग में भी, इटली में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए, बहुत सारे ऐसे नेतृत्वकर्ता हुए जिन्होंने डिमांड किया और अपने नेतृत्व के बल पर के उस कंट्री को इंडिपेंडेंट करा लिया और वह कंट्री एक अलग कंट्री, अपना एक अलग पहचान बनाई हुई। आज भी आप नाम सुने होंगे इटली। तो इटली, फ्रांस, पर्सिया, ये सब जो है कंट्री अपना अपना अलग यूनिटी बनाई और अपना एक अलग कंट्री बना लिया। तो भारत के लोग भी इसी का कॉपी करने लगे और भारत के लोग भी सोचने लगे, जो भारत के लोग थे ना, इंडिया के लोग, वो भी सोचने लगे कि जब वहाँ यूरोप में ऐसा हो सकता है तो हम भी ब्रिटिश के खिलाफ
क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग बैटल करेंगे और उस बैटल से हम लोग अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाएंगे। लेकिन बैटल करने के लिए बोल देने से तो नहीं होता है, बोल देने से नहीं होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए। जब यूनिटी ही नहीं होगी यानी एकता ही नहीं होगा, तब कैसे सोच सकते हैं कि हम ब्रिटिश को भगा सकते हैं और ब्रिटिश को अपने देश से निकाल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि यूनिटी बहुत ज़रूरी थी। और उस टाइम में 1920 के पीरियड में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने थे, कई सारे ग्रुप थे जो अलग अलग काम पर अलग अलग काम यानी अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था और वो अपना इंडिपेंडेंट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यूनिटी नहीं थी। कहा जाता है ना कि हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार जो लड़ा गया था वह 1857 में लड़ा गया था। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार लड़ा गया था वह 1857 में लड़ा गया था। बट ये कभी सोचा है कि 1857 की जो लड़ाई हमारी इंडिया ने लड़ी वह क्यों नहीं जीत पाई? जो ये लड़ाई में इतने लोगों की जानें गई वह क्यों गई और फिर भी हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया? तो इसके पीछे भी कई वजह है, क्योंकि 1857 में जितने भी ग्रुप्स थे सारे ग्रुप्स अलग अलग थे, एक यूनिटी में नहीं थी। यही वजह है कि अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश लोग थे, उसे हमारे इंडियंस लोगों को मारने के लिए, इंडियंस लोगों को हराने के लिए उसे बहुत हेल्प मिला और इंडियंस लोग नहीं जीत पाए और हमारे इंडियंस लोगों को बहुत क्षति भी हुई थी, बहुत लोगों की जानें गई थी, कई गोद सोनी हो गई थी। यदि 1857 की क्रांति को याद करते हैं, 1857 की क्रांति को जब याद करते हैं तो खून खोल उठता है और लगता है काश हम भी उस टाइम रहते तो हम लोग भी कुछ अपने कंट्री के इंडिपेंडेंट में योगदान देते। ऐसा खून खोल उठता है जब उसकी गहराई को हम लोग समझते हैं। तो फिर भी हमारा कंट्री उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। तो बात रही कि उस टाइम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम ग्रुप नहीं था, ग्रुप जो था अलग अलग ग्रुप था, यानी यूनिटी नहीं थी हमारे इंडिया में। तो यूनिटी बनने के लिए यूनिटी तो चाहिए, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए यूनिटी तो चाहिए। तो यूनिटी बनने के लिए एक ऐसा पार्टी उभर करके सामने आया जो कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। और वो पार्टी कौन था? तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी अभी भी है। जो आप लोग देख रहे होंगे हाथ छाप जो कांग्रेस पार्टी है, यानी राहुल गांधी का नाम सुने होंगे ना, तो राहुल गांधी इसी कांग्रेस पार्टी के हैं। और अभी कांग्रेस पार्टी के जो चेयरमैन है कौन है? तो सोनिया गांधी, यानी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो सोनिया गांधी। तो राहुल गांधी जो है सो कांग्रेस पार्टी के हैं और यही कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले एक यूनिटी के रूप में जो उभार करके हमारी कंट्री में आया, यही कांग्रेस पार्टी सामने आई। और इसी बीच में एक हीरो का एंट्री होता है। हम लोग जानते हैं जब कोई मूवी चलती है तो उसमें हीरो तो ज़रूर होता है, क्योंकि हीरो पर ही तो मूवी बनती है, जो एक्टिंग करता है वही तो होता है ना। तो यहाँ भी इस कांग्रेस पार्टी में एक एक्टर की एंट्री होती है और उस एक्टर का नाम पता है क्या है? जो हर नोटों पर राज करता है, जिसके हर जुबान पे उसका नाम है विराजमान है, गुजरात के रहने वाले वो शख्स जिसको नंगा फकीर कहा जाता है, जो बोलते थे अपने भाषण में बोला करते थे कि एक मुट्ठी जमीन से पूरे आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, उसी शख्स का एंट्री इस कांग्रेस मूवमेंट में होती है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। बहुत गर्व से आज हम उसका नाम लेते हैं हम लोग, महात्मा गांधी का। और उसी महात्मा गांधी का यहाँ पर एंट्री होता है, महात्मा गांधी का एंट्री होता है। महात्मा गांधी जो है ना, ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं कि महात्मा गांधी 1893 को हमारे इंडिया में नहीं थे, इंडिया से या साउथ अफ्रीका अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। कहाँ? 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वहाँ गए महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में बहुत सारे
बहुत सारी दिक्कत है, यानी वहाँ ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, यानी बहुत लड़ाइयाँ लड़ रही है। यानी लोग अपने राइट्स के लिए, जो ब्लैक लोग हैं ना, ब्लैक लोग, काले लोग, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन गोरे लोग जो वाइट लोग हैं उस पर प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसकी सिचुएशंस को समझा, क्योंकि इसलिए समझे क्योंकि कहा जाता है, कहा नहीं रियली में है, कि जब गांधी जी जा रहे थे ना, तो जब जा रहे थे गांधी जी, तो गांधी जी एक हाई क्लास के जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, हाई क्लास के सीट में बैठ जाते हैं, लेकिन उधर से अंग्रेज लोग आते हैं और गांधी जी का कॉलर पकड़ करके उसे प्लेटफॉर्म पर गिरा देते हैं, यानी उसे उतार देते। क्यों? क्योंकि वह लोअर क्लास के थे, ब्लैक लोग थे। तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन था उस ट्रेन में कि कोई भी ब्लैक कास्ट यानी ब्लैक लोग कभी भी वह हायर क्लास में नहीं बैठ सकता है, यानी हायर क्लास में वो जर्नी नहीं कर सकता है। बट ये जो महात्मा गांधी थे वो हायर क्लास में बैठ गए थे, तो इसका कॉलर पकड़ करके इसे प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया गया था। तो गांधी जी, यह घटना जब गांधी जी के साथ हुआ तो इसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वही तो ये भी तो एक इंसान थे और वो भी तो एक इंसान है, तो इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ब्लैक होना क्या इसकी गलती थी? इसकी गलती नहीं न थी, ये तो भगवान की गलती जो इसे ब्लैक बना दिया गया था और उसे गोरा बना दिया गया था। तो इससे यह इंस्पायर हुए और जब साउथ अफ्रीका गए तो इसी तरह का उन्होंने वहाँ पर भी देखे कि यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट के बीच में मतभेद हो रही है, और उन मतभेदों को, जो भी उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ थी, उस लड़ाइयाँ को यानी ब्लैक की ओर से महात्मा गांधी लड़े और वहाँ पर जो ब्लैक लोग थे उस सबको वहाँ पर राइट्स दिलाया, यानी वहाँ पर उसे आज़ादी दिलाई जो ब्लैक लोग थे। इसलिए गांधी जो हैं बहुत फेमस हो चुके थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जा करके साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। जो गोरे लोग वहां पर आक्रमण किए थे, उस गोरे लोगों को हरा करके ब्लैक लोगों यानी साउथ अफ्रीका के लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इससे बड़ा और क्या पब्लिसिटी चाहिए, इससे बड़ा और फेमस क्या चाहिए? यही वजह है कि गांधी जी बहुत फेमस हो गए। और जब गांधी जी 1893 से लेकर के 1950 तक वहीं थे और 1915 में वह हमारे इंडिया लौटते हैं। कब? 1915 में हमारे इंडिया लौटते हैं ना, तो इंडिया जब आते हैं तो लोग ढूंढने लगते हैं कि गांधी जी कहाँ हैं। इसलिए ढूंढने लगते हैं तो क्योंकि गांधी जी का बहुत चर्चा सुना गया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसा सुना गया था कि गांधी जी जब वहाँ थे ना साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर इन्होंने बैटल को लड़ा, यानी लड़ाइयाँ लड़ी, और किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ या गोरे लोगों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, और वहाँ पर उन लोगों को जीत भी दिलाई, जो ब्लैक लोग थे उसको जीत भी मिली। यानी इसके पास बहुत सारे गुण हैं, इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हमारे कंट्री के सिचुएशंस को भी समझेंगे और हमारी कंट्री को भी यह इंडिपेंडेंट कराएंगे। वह शख्स जो दूसरे कंट्री की भलाई कर सकते हैं तो हमारी कंट्री को क्यों नहीं करेंगे? इसलिए महात्मा गांधी की खोज में लोग ढूंढने लगे कि महात्मा गांधी कहाँ है, हमारी कंट्री को भी इंडिपेंडेंट करवाना है। तो उन्हीं में से एक बिहार के शुक्ला नाम के, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, बट शुक्ला नाम के एक लीडर्स जो गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं और गांधी जी से मिल करके बिहार के चंपारण की सारी प्रॉब्लम्स को गांधी जी को सुनाते हैं। और गांधी जी जब सुनते हैं इस तरह के सिचुएशंस को तो वह आने के लिए रेडी होते हैं और वह बिहार आते हैं। और जब बिहार आते हैं तो वही जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी के नेतृत्व में, उसी के साथ होकर के गांधी जी बिहार चंपारण पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचता तो वहां की कंडीशन को देखते हैं। जो फार्मर की डिमांड था, फार्मर लोगों का जो डिमांड था, उस डिमांड को पूरा करने के लिए वह अपने बैटल को लड़ते हैं। और फर्स्ट विक्ट्री गांधी जी को 1960 में, किसी बुक में आप लोगों को मिलेगा 1917, यानी चंपारण का जो मूवमेंट हुआ था, किसी में 1916 मिलेगा, किसी में 1917 मिलेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में, तो आप 1917 को ही मार करके आइएगा। तो 1917 में जो भी चंपारण का मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में गांधी जी ने वहाँ के फार्मर्स को जो राइट्स का डिमांड कर रहे थे वह अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें गांधी जी को जीत मिल गई। और जब गांधी जी जीत गई, संक्षिप्त में समझिए कि जब गांधी जी जीत गई तब गांधी जी का और चर्चा हो गया। और जब और चर्चा हो गया फिर खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन
खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन हुए और उसमें गांधी जी ने बहुत सारे इम्पोर्टेंस रोल अदा किए, क्योंकि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराना था ना, इसलिए बहुत सारे रोल्स अदा किए गांधी जी ने। अब एक फैक्ट ये है कि जब हमारे कंट्री में इस तरह के सिचुएशंस जब उभर रहे थे, इस तरह का सिचुएशंस से लोग जब गुजर रहे थे, तो इसी कंडीशन में या इसी पीरियड में हमारे इस वर्ल्ड में वर्ल्ड वार भी चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है वह 1914 से लेकर के 1999 तक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड 1914 से लेकर के 1999 तक है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्ट होती है और 1999 तक जाकर के यह पूरी तरह से कंप्लीट होती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार शांत होता है। इस दौरान जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार को एक अलग वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि बहुत लंबा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, हम लोग संक्षिप्त में उसको नहीं समझ सकते। लेकिन इतना समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई थी ना, तो इस टाइम बहुत सारे कंट्री एक साथ आकर के यानी बहुत सारी कंट्री इस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से हमारा इंडिया भी थे, बहुत सारे कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे और बहुत सारे कंट्री लड़ रहे थे। कुछ कंट्री जो है सो नहीं लड़ रहे थे, वह अलग ही थे, लेकिन बहुत सारे कंट्री लड़ रहे थे। तो जब लड़ रहे थे तो समझिए जब बैटल होगी, जब युद्ध होगा तब क्या होगा, झगड़ा होगा तब क्या होगा, एक तरह से हानि ही होगी, बहुत तरह के इफेक्ट होंगे। तो जब लड़ाई लड़ी गई तो कई लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों को जाने गई, अपने देश के लिए अपने राइट्स के लिए लोग लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो बात रही कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था तो इसका आउटकम क्या निकला, आउटकम तो इसका कुछ निकला होगा ना कि इसका आउटकम क्या निकला, यानी इसका रिजल्ट क्या निकला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी कई सारा रिजल्ट निकला। आप खुद समझिए कि जब लड़ाइयाँ होगी तो उसमें जो आउटकम निकलेगा तो वह नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वह आउटकम जो होगा वह सही यानी अच्छा आउटकम होगा कि बुरा आउटकम होगा। आउटकम जो होगा सो बुरा ही होगा। जब झगड़ा होगी अपने ही घर में, यदि झगड़ा होगी दो भाइयों के बीच में, तो उसका रिजल्ट जो होगा बुरा ही होगा ना, दोनों भाइयों में से किसी का नुकसान तो होगा ना। तो जब वर्ल्ड वार जब लड़ी गई थी तो यहाँ पर नुकसान ही तो होगा ना, किसी का भी नुकसान हो लेकिन नुकसान होगा। तो इसका आउटकम क्या निकला, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका आउटकम क्या निकला, एक डाटा के रूप में हम आप लोगों को बताते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का हम लोग आउटकम समझते हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ। आउटकम एक चार्ट से हम लोग समझते हैं, आप खुद समझिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होगी, चाहे कोई भी वार होगी, तो उसमें इकोनॉमिक्स तो गिरेगा भाई, इकोनॉमी तो गिरेगी। इकोनॉमी गिरेगी ना, तो पहला इसमें जो आउटकम देखा गया कि कंट्री का इकोनॉमी जो है वह इकोनॉमी डिक्रीज हो गई, यानी वह इकोनॉमी गिर गया। इकोनॉमी डिक्रीज हो गई, इकोनॉमी गिर गया। अब कैसे गिरेगा, अब जब वर्ल्ड वार होगी, चाहे कोई भी वार होगा, तो उसमें क्षतिपूर्ति तो होगा, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, यानी उसे खाने के लिए, सैनिक को खाने के लिए उसे एक्स्ट्रा खाना भी चाहिए, यानी उसे झगड़ने के लिए या लड़ने के लिए उसे वेपन्स भी चाहिए, औजार भी चाहिए, तब ना जा कर के वह बैटल कर सकता है, किसी के साथ लड़ाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ चाहिए ना, तो उसमें खर्चा पड़ेगी ना, और जब खर्चा पड़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी कम पड़ जाएगी, इकोनॉमी गिरेगी। तो यही हुआ कि पहला उसका इकोनॉमी गिर गया। सेकेंड है कि उसका पॉलिटिकल ऑर्डर्स भी जो था, पॉलिटिकल कंडीशन भी बिगड़ गए, पॉलिटिकल कंडीशन भी बिगड़ गई। अब पॉलिटिकल कंडीशन कैसे बिगड़ जाएगी, अब मान ले कि कोई राजा है, अटैक किया किसी अलग कंट्री पर, ये कोई राजा है और ये अटैक किया इस पर, लेकिन यहाँ पर ये राजा बैठा हुआ है, यहाँ पर ये राजा बैठा हुआ, पहले राजा किंग हुआ करते थे, तो यहाँ पर ये किंग बैठा हुआ है और ये किंग इस पर अटैक करेगा और और मान ले कि इस एरिया को, इस कंट्री को यह विन कर लेता, यानी जीत लेगा। जब जीत लेगा तो ये जो है सो इसके गिरफ्त में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा था या जो भी रूल्स रेगुलेशन चल रही थी इस किंग के अकॉर्डिंग, वह तो डिफाइल हो जाएगा। अब जो है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो इसका पॉलिटिकल ऑर्डर जो है सो गड़बड़ा गया ना। तो यही होता है कि जब
वार होती है, किसी भी तरह का वार, तो उसका पॉलिटिकल ऑर्डर गड़बड़ हो जाती है। तो इसका भी पॉलिटिकल ऑर्डर गड़बड़ हो गया। खुदा ना खास्ता ऐसा देखिए कि इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट क्या हुआ कि 1919 से लेकर के 1921 तक सूखा पड़ गया, पूरा सूखा पड़ गया। यूरोप में पूरी तरह से सूखा पड़ गया, और बहुत, यूरोप ही नहीं बल्कि अदर कंटिनेंट में भी सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ जाएगा तो आप ही समझिए क्या होगा, वहाँ पर खेती हो पाएगी? जब वो खेती ही नहीं हो पाएगी, क्रॉप्स ही नहीं हो पाएगा, तो जितने भी क्रॉप्स वो फेल हो जाएंगे, यानी उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी। और जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोगों क्या होगा, खाने के लिए लोग मरेंगे ना। तो दिक्कत हो गई कि फूड का शॉर्टेज हो गया, यानी क्या हो गया, फूड का शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज हो गया। इसके अलावा देखिए इसी दौरान एक बहुत ही भयानक घटना ये घटी कि इसी समय में, कब, इसी पीरियड में एक बीमारी फैली, और वो बीमारी कौन थी, तो वो था इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी फैलती है, और इस बीमारी से लगभग कहा जाता है कि 10 to 13 मिलियन लोग इससे सफर्ड होते हैं। 10 to 13 मिलियन लोग इससे सफर्ड होते हैं, पीड़ित होते हैं, और लाखों लोग जो है इस बीमारी से मर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। आप खुद समझिए, जिस घर का गार्जियन एक है और इसका यदि इन्फ्लुएंजा हो जाती है और इसकी मौत हो जाती है, तो क्या उस घर की कंडीशन होगी। किसी के घर में मान ले कि एक ही कमाने वाले लोग हैं, और उसके जो कमाने वाले हैं उसी को बीमारी हो जाए, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल में जिसका एक ही कमाने वाले थे उसको कोरोना हो गई, और वह जब मर गया तो उसके घर की कंडीशन जो है सो चरमरा गई। कितना दिक्कत होता है। तो यहाँ भी यही हुआ, जब इसका मरने वाले, इसको किसी को इन्फ्लुएंजा हुई, तो इन्फ्लुएंजा में जो मैन था वही मर गए, तो उसका कंडीशन तो ख़राब हो जाएगा। पूरा परिवार का जो सिचुएशन था वो सिचुएशन तो ख़राब हो जाएगी। तो ये भी इसका बैड यानी था, बहुत ख़राब था। ये किसकी वजह से, तो ये आउटकम यानी जो वर्ल्ड वार लड़ी गई थी उसी का ये आउटकम था। अब क्या किया गया कि उस दौरान क्या किया गया कि कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, यानी लोगों का जो ड्यूटी है वह कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, लोगों का ड्यूटी बढ़ा दिया गया, क्योंकि ड्यूटी यदि नहीं बढ़ता तो जो फूड का प्रोडक्शन कैसे होता, और जब फूड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। तो लोगों का ड्यूटी बढ़ा दिया गया। जो 8 घंटे का जिसका ड्यूटी था उसे 12 घंटा कर दिया गया, और जिसे 12 घंटे का ड्यूटी था उसे 14 या 16 घंटा कर दिया गया। जो इतना यानी उसको इतना ही कहा जा सकता है कि उसका कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। और जब कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, मान लीजिए कि जब इस तरह का सिचुएशंस होगा, जब देश में, कंट्री में मनी रेवेन्यू की कमी होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स इंक्रीज करेगा, यानी टैक्स अप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट यही किए कि यहाँ भी टैक्स को अप्लाई कर दिए, टैक्स को अप्लाई कर दिया, यानी इनकम टैक्स एक अलग कमेटी बना दी गई, और लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिए, टैक्स वसूल करने के लिए। क्योंकि उसे मनी चाहिए था ना, मनी चाहिए था, तो मनी कहाँ से आएगा, जब तक टैक्स नहीं लेगा मनी आएगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम का उन लोगों को फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी लोगों की ये उम्मीद थी कि जब ये कंट्री या जब ये वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगी, तब लोगों का जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम से यदि कोई भी कंट्री जूझेंगे तो क्या होगा उस कंट्री का हाल, उस कंट्री का हाल तो बहुत बुरी कंडीशन में चल जाएगी ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट बैटल या नेक्स्ट आंदोलन को समझेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है ना उसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों को यदि हमारी लेक्चर अच्छी लगी होगी और इससे कुछ नॉलेज मिला होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। और हम जाते जाते ये भी कहेंगे कि ये हिस्ट्री है, अब इसमें आप लोगों को मिस्ट्री लाना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान
ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का स्टोरी ही है। यदि स्टोरी नहीं समझ में आएगी तो हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और ध्यान से इसको समझिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।